आज है बिजनेस स्टडीज का वीडियो नंबर 20 और हम लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग आज के इस वीडियो में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कहा था, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के थोड़े से ग्लिम्स को देखा था और ये जाना था कि वो एक्चुअल में होता क्या है ये और ये किस पे डिपेंड है। तो थोड़े से रिकैप में चले जाते हैं, देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। देखो, it provides a framework within which management task and operating task are performed। मतलब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मैनेजमेंट मतलब टॉप लेवल बोलो, मिडिल लेवल बोलो, मैनेजमेंट मैनेजरियल वर्क प्लस ऑपरेशनल मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में लेकर के ऑपरेशनल लेवल के मैनेजमेंट को बोलो, जहां एक साथ मिलकर के काम करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट क्या है? स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। बिल्कुल, पीपल, वर्क और रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं मतलब फिजिकल रिसोर्सेज। तो ये सबको क्या करते हैं? ये एक रिलेशनशिप, इनको सबको जोड़ने का काम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। देन थर्ड वन इज facilitates correlation and coordination among human, physical and financial resources to accomplish desired role। इसी को इनडायरेक्ट वे में लिखा गया है कि क्या करते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या करते हैं? ये कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन को बनाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। बट ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, इसे समझना जरूरी है। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है ये टोटली स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। मतलब जितना बड़ा मैनेजमेंट होगा, जितना बड़ा बिजनेस होगा, उसमें ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे बिजनेस में, स्मॉल साइज बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर है? तो आओ देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के पार्ट्स कितने होते हैं, मतलब व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसका मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम कर रही है। क्लियर है? तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, पहला फंक्शनल और दूसरा डिविजनल। नाम से ही पता चल रहा है, फंक्शनल का मतलब है कि यहाँ पे फंक्शंस होंगे, बट फंक्शन होंगे वो किस नेचर के होंगे वो देखना जरूरी है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या बोलती है? ए फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर that groups similar or related job together। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिमिलर टाइप के जॉब्स होंगे उसको एक अलग ग्रुप में बांट दिया जाएगा फंक्शन वाइज, इसलिए उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। और इसके जो हेड्स होंगे, देखो यहाँ पे, ईच डिपार्टमेंट रिपोर्ट टू अ कोऑर्डिनेटिंग हेड। इसका मतलब है उनमें भी एक हेड होगा जिसमें सारा रिपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देखो, क्योंकि बड़ा बड़ा ही बात करना पड़ेगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में ही यहाँ पे देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो मान लो कोई बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसमें एमडीज एंड सीईओज होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। तो वो मेनली किसके लिए, मतलब उनको क्या क्या चीज देखना पड़ता है, वो ओवरऑल एक फुल डिपार्टमेंट को देखते हैं। फुल डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल जैसे परचेजिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सबका एक अपना अपना काम है। अगर सबको जोड़ देंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। जैसे मान लो कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करना होगा, तो ये कौन डिपार्टमेंट देखेगा? ये डिपार्टमेंट देखेगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर। देन ओवरऑल पूरा फाइनेंस अगर देखना है कि पूरा ऑपरेशन में फाइनेंस का बात, मतलब मनी रिलेटेड कोई भी बात होता है, तो वो कौन देखेंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब हम लोगों का डिपार्टमेंट, समझ रहे हो ना। देन नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्ट आउटपुट बन गया, अब उसको मार्केट में पहुंचाना कैसे है, सेल को बढ़ाना कैसे है, कस्टमर से रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, वो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखेगा। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेटिव टेक्निक्स, क्या क्रिएटिविटी स्किल लगाना है, प्रोडक्शन टेक्निक कैसा होगा, ये सारा काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखेगा। और ह्यूमन रिसोर्सेज, ओवरऑल सबको मैनेज करने, कहां पे कितना रिक्रूटमेंट देना है, कौन से डिपार्टमेंट में किसको रिटायरमेंट करना है, ये सारे काम ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट देखेंगे। मतलब हर एक का अपना अपना एक स्पेसिफाइड रोल होगा, बट ये सारे अकाउंटेबल होंगे सीईओ और एमडी को के ऊपर।
बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे सारे सिमिलर नेचर के वर्क को फंक्शन वाइज अलग अलग कर दिया गया है। क्लियर है? अब इसकी सुइटेबिलिटी, ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है इसकी सुइटेबिलिटी कहां कहां देखने को मिलती है? तो सबसे पहले तुम्हारा आंसर होगा सर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में होगा, जहां पे डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज होगा। देखो, लार्ज स्केल ऑपरेशन हैविंग डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है जहां पे बहुत सारे बड़े बड़े जाइंट इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल अगर बात कर लो रिलायंस की बात कर लो, तो उनका बहुत सारा सेक्टर में हाथ है, वो अपने को डाइवर्सिफाइड रखते हैं अलग अलग प्रोडक्ट में, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में, तो वहां पे देखने को मिलेंगे ये सारे फंक्शनल स्ट्रक्चर। देन स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, जैसे मान लो उनका एक सर्विसेज स्पेशलाइज्ड है, टेलीकम्युनिकेशन की बात कर लो, फिर अब तो मार्केटिंग में भी है, मतलब ग्रोसरी से लेकर के बात करो रिलायंस मार्केट, रिलायंस ट्रेंड्स, ये सारे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है और उनमें ये सारे डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन वाइज। इसी के लिए इसे हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। क्लियर है? अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, चलो आओ वो देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। कोई काम बार 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 अगर तुम करोगे, मान लो तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो और तुम्हें वही काम बार बार दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम स्पेशलिस्ट हो जाओगे ना, उस काम के लिए जाने जाओगे, तो वो एक एडवांटेज हुआ। देखो, इट एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक टास्क आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय फंक्शनल और ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। आप जिस फील्ड में हो आपको उसी के लिए काम दिया जा रहा है, तो आप स्पेशलाइजेशन को ग्रैब करोगे ना। देन नेक्स्ट बात करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है? असाइनिंग सिमिलर टास्क टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल हेल्प्स टू अचीव एफिशिएंसी एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? अगर आप काम को बार 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 कर रहे हो, देन आप उस काम से पॉलिश्ड हो जाओगे, आप उसको बिना देखे कर सकते हो। आप देखना, कोई भी चीज को अगर तुम बार बार करोगे तो फिर उसे बार देखने की जरूरत नहीं है, आया हो गया, मतलब क्या हो, अब तुम उस चीज में एफिशिएंट हो गए हो। क्लियर है? देन नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सिमिलैरिटी इन द टास्क प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। काम बार बार कर रहे हो तो अपने में कंट्रोल हो जाएगा एक तरीके से। अपना देखना, कभी खुद में देखना कि अगर तुम एफिशिएंट हो गए हो तो खुद में एक कंट्रोलिंग वो दिख जाएगा, और कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन वो चीज तुम खुद फील कर पाओगे। तो ये फंक्शनल, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, ये एडवांटेज देती है इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। देन अगर आप जोड़ो लिंक को, अगर आप किसी चीज में एफिशिएंट हो जा रहे हो तो आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से करोगे, तो हमेशा आप ट्राई करोगे कि कॉस्ट को किस तरीके से कट डाउन किया जाए, कर्टेलमेंट ऑफ कॉस्ट किस तरीके से हो। तो एक एडवांटेज वो भी दिख जाता है जिसे बोलते हैं रिडक्शन इन कॉस्ट। क्या है? देखो, डिवीजन ऑफ वर्क प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर काम बांट दिया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रही है, तो इसमें क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क होगा, तो कोई भी काम डबल नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हुआ तो रिसोर्सेज फुल्ली तरीके से यूटिलाइज होगी, उससे वेस्टेज नहीं होगा उससे। क्लियर है? देन नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज प्रॉफिट। इंक्रीज प्रॉफिट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रिड्यूस कॉस्ट करोगे, कॉस्ट को आप मिनिमाइज कर रहे हो, तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही ना। बात वही है। देखो, मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू हायर प्रॉफिट। बिल्कुल, ये स्पेशलाइजेशन रिड्यूस कॉस्ट करता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी हमारा बढ़ेगा अगर हम कोई चीज बार बार करते जाएंगे तो, ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। रिडक्शन इन कॉस्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट, इजी टू ट्रेन एम्प्लॉय। कोई काम तुम बार बार कर रहे हो और बोला जाए कि अपने सबऑर्डिनेट को वो काम सिखाओ, इजीली कर पाओगे, है ना, तो ये एक एडवांटेज है। देखो, फोकसिंग ओनली अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल फैसिलिटेट्स द ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉय। समझ रहे हो ना? आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपके अंडर जो आ रहा है वो अभी नया है, नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बन करके आया है, तो आप उसे आसानी से उस अपने काम को सिखा सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। क्लियर है ना? देन लास्ट पॉइंट इज प्रॉपर अटेंशन। काम, वही बात, हम लोग अकाउंटेंसी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, तो अगर हमें अकाउंटेंसी से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, अकाउंटेंट वाइज जो काम होता है उससे रिलेटेड अगर कोई काम कर दिया जाए तो हम लोग प्रॉपरली फोकस्ड वे में काम करेंगे, प्रॉपरली अटेंटिव रहेंगे उस काम को करने के लिए।
तो ये एक एडवांटेज हुआ। देखो, परफॉर्मिंग सिमिलर एंड स्मॉलर टास्क कैन फोकस बेटर द एक्टिविटीज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जिसके लिए वो काम के लिए दिया गया है, उसे अपॉइंट किया गया, वो उस काम को फोकसफुली कर पाएगा। क्लियर है? हम लोगों ने एडवांटेजेस को तो कवर कर लिया, बट जानते हैं जहां किसी की अच्छाई है तो उसके जस्ट अपोजिट उसकी कुछ बुराइयां भी है। एक सिक्के के दो पहलू है ना। तो बस फंक्शनल स्ट्रक्चर के कुछ अपने डिसएडवांटेजेस है, आओ देखते हैं। नंबर 1, डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट सुपरसेट्स ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? अब अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है। अब वो काम कर रहे हैं तो उनको ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सब अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसमें किसी का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, किसी का खराब हो सकता है, बट अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव पूरा हो या ना हो ये बोला नहीं जा सकता। तो ये एक डिसएडवांटेज है। डिपार्टमेंटल में परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट, सो इट बिकम डिफिकल्ट टू होल्ड अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल। किसी को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मतलब रिस्पॉन्सिबल आप नहीं बोल सकोगे कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही इस चीज के लिए लायबल है अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा है तो, क्योंकि सब अपने अपने में लगे हुए हैं ना। देन नेक्स्ट क्या है? प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। डिपार्टमेंट परसुइंग द रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट बोल रहा है हम ज्यादा पैसा नहीं एलोकेट करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट बोल रहा है अरे पैसा दो तब ना हम खरीदेंगे इनपुट्स। तो सब अपने अपने अच्छाई में लगे हुए हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज बोल रहे हैं हम ज्यादा लेबर नहीं डाल सकते प्रोडक्शन में क्योंकि हमारा अदर काम इफेक्ट होगा। तो इस तरीके से क्या होगा? कन्फ्लिक्शन ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट किसी से मैच नहीं करेगा। देन नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देखो जुड़ गया ना। कोऑर्डिनेशन, वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, देन झगड़ा हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। Lack of clarity in responsibility and compatibility among the department may lead to conflict in interest। बस कोई रिस्पॉन्सिबल तो है नहीं अपना, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, सब अपना अपना में ही लगे हुए अपने धुन बजा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? कंपेटिबल नहीं होगा, मतलब उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एक लेवल में मैच नहीं करेगा, जिससे क्या होगा? ये होगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिजिड वर्किंग। अब मान लो कि तुम सिमिलर काम को कर रहे हो, एकदम सिमिलर काम, तो क्या होगा? यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो रिजिड वर्किंग होगा। परफॉर्मिंग अ सिमिलर टास्क रिस्ट्रिक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। इसका मतलब क्या है? वो तुम्हें रोकेगा अपने आप को। जब तुम सेम काम को करते जाओगे ना तो तुम में वो क्या बोलते हैं, अडेप्टेबिलिटी ऑफ चेंज नहीं, मतलब तुम अपने आप को नए एनवायरनमेंट में चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से तुम्हारे जो नेचर है, तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो रिजिड हो जाएगा, तो ये एक डिसएडवांटेज है। देन नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। देखो क्या है? परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क में नॉट गेदर एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एरिया। अब सेम काम कर रहे हो, अदर एरियाज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ग्रोथ कैसे होगा? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन तो रिस्ट्रिक्ट कर जाएंगी ना। तो इतने सारे डिसएडवांटेजेस है फंक्शनल स्ट्रक्चर के, ऑल्दो कुछ एडवांटेजेस इनसे ज्यादा है, ठीक है, बट हम लोगों को सीखना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर तक ही सीमित करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिविजनल स्ट्रक्चर को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे विथ मी, थैंक यू।